एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं, वक्त हो गया है राजधर्म का। ममता बनर्जी की पार्टी टूटने वाली है, काउंटडाउन बस शुरू हो चुका है। सोमवार को बागी गुट के सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे। बागी सांसदों में कितने लोग शामिल हैं, चिट्ठी में कितने लोगों के नाम हैं, कितने लोगों के हस्ताक्षर हैं, क्या 19 के अलावा भी सांसद बागी गुट में शामिल होने जा रहे हैं, ये सब आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दूं। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अभिषेक बनर्जी पर बड़ा बयान दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कहा है कि अभिषेक बनर्जी मेरे नेता नहीं है, मेरी नेता केवल ममता बनर्जी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कल्याण बनर्जी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी बहुत बड़े नेता हैं। दरअसल टीएमसी में बगावत की सबसे बड़ी वजह ही अभिषेक बनर्जी हैं। अभिषेक बनर्जी से कौन नाराज नहीं है? विधायक से लेकर सांसद तक सब अभिषेक बनर्जी से नाराज होकर विद्रोह कर रहे हैं। कल कल्याण बनर्जी ने भी कहा था कि ममता दीदी या मुझे चुने या फिर अभिषेक बनर्जी को चुने, ये फैसला उनके हाथ में है। कल्याण बनर्जी ने अभी तक ममता बनर्जी का साथ छोड़ा नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी जब तक अभिषेक बनर्जी का हाथ पकड़े रहेंगी तब तक उनके साथ कितने और बाकी रह जाएंगे, इस पर एक सवालिया निशान जरूर है। आपको सबसे पहले सुनना चाहिए शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा। पहली बात तो ये कि संदेश खाली की बात हो, चार के मेडिकल कॉलेज में जो आर्जेकर मेडिकल कॉलेज में जो विभत्स घटना घटी थी, जिसकी हम बहुत निंदा करते हैं, घटनाओं की हम बहुत निंदा करते हैं। ऐसी घटनाएं बहुत शर्मनाक हैं, बहुत दर्दनाक हैं, ये अक्षम्य है, इसकी माफी नहीं हो सकती ऐसी घटना। हम तो कहते हैं आपके साथ हैं इस मामले में, देश के साथ हैं, लेकिन क्या क्राइम से उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को जोड़ देना, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भूल चूक हो जाए तो क्या सारी जिम्मेदारी आप ममता बनर्जी या उस प्रदेश के मुख्यमंत्री पे जोड़ेंगे? क्या क्राइम में शामिल करेंगे मुख्यमंत्री को? ये कहाँ की शराफत है? क्या अंकिता का केस हुआ अपना उत्तराखंड में, तो यहाँ के मुख्यमंत्री को शामिल किया गया? जो हाथरस और उन्नाव में जो घटनाएं घटी विभत्स, उसके लिए क्या हमारे मित्र यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी पे किसी ने उंगली उठाई? नहीं उठानी चाहिए। अगर हाँ उसके बाद एक्शन ना हो, रिएक्शन के बाद, तब आप कुछ कह भी सकते हैं। ये सब तो बहाने। और सबसे बड़ी बात यह है, आपसे कहना चाहूंगा कि अभी मौका मिला था अभी ये सब करने का। इस कल तक याद नहीं था, जो चुनाव लड़ रहे तब याद नहीं था, उसके पहले याद नहीं था। देखिए ममता जी जो है बहुत मेच्योर, ट्राइड, टेस्टेड और सक्सेसफुल लीडर हैं। अभी उनके बहुत बड़े और बहुत अच्छे लेफ्टिनेंट हैं। अभी ये अपना कल्याण बनर्जी देश के चंद सबसे बढ़िया पार्लियामेंटेरियन में से एक हैं। वो इंटेलेक्चुअल पार एक्सेलेंस है, गजब का उनके अंदर टैलेंट है और हम सब उसकी बहुत सराहना करते हैं। लेकिन जो दो इशू को मिला रहे हैं हम लोग कि वो अभिषेक बनर्जी के साथ वो क्रोधित हैं या गुस्से में हैं, वो कारण कुछ और है। वो प्रोटोकॉल और डिसिप्लिन का मामला हुआ है। वो प्रोटोकॉल डिसिप्लिन तोड़ने या नहीं पूरा होने की वजह से ऐसा लगता है कि कल्याण बनर्जी बहुत गुस्से में आ गए, नाराज हो गए, जो शायद स्वाभाविक है। तो इसके लिए ये जो उन्होंने ये भी तो कहा कल्याण बनर्जी ने कि कुछ भी हो जाए मैं दीदी के साथ हूं, दीदी के साथ था और दीदी के साथ रहूंगा। तो इसलिए आज इस घड़ी में आपसे बातचीत करते हुए मैं पुनः, और जहां तक मैं कलीग्स की बात करता हूं तो मुझे पता है कि मैं पूरे पार्टी में, तृणमूल कांग्रेस में, आपने अभिषेक बनर्जी का जिक्र किया, चाहे और लोगों का जिक्र किया, इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। ये सब हमारे कलीग्स रहे हैं, बहुत सारे मुझसे जूनियर हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी नए नए आए हैं। तो इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। मेरा नेता सिर्फ एक है, नेता या नेत्री, और वो है ममता बनर्जी और सिर्फ ममता बनर्जी। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने कह दिया है कि मेरे नेता सिर्फ एक हैं, वो ममता बनर्जी हैं, वो अभिषेक बनर्जी नहीं हैं।
कल्याण बनर्जी ने भी कहा कि भाई ममता बनर्जी को चुनाव करना पड़ेगा कि वो हमारे साथ हैं या फिर वो अभिषेक बनर्जी के साथ हैं। धर्म संकट आ गया है ये ममता बनर्जी के लिए। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक सुर्वकमल दत्ता जी हमारे साथ हैं, प्रिय बंधु मीडिया एडिटर सुधोशील घोष जी हमारे साथ हैं, दीपांकर मोंटल हमारे साथ हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सुधोशील जी, ये जो हो रहा है ममता बनर्जी के साथ, अब उनके लिए बड़ा धर्म संकट है। शत्रुघ्न सिन्हा की जो भाषा है वो एकदम स्पष्ट है। वो ये जानते हैं कि ममता बनर्जी उनकी नेता, उन्होंने कभी अभिषेक बनर्जी को अपना नेता माना ही नहीं। लेकिन कल्याण बनर्जी क्या भाईपो और ममता दीदी के बीच में पिस रहे हैं? चर्निंग बहुत ज्यादा हो गई है और अब ममता बनर्जी को चुनाव करना होगा कि उन्हें रहना किसके साथ है, उन्हें पार्टी बचानी है या भाईपो बचाना है? आशी जी, ये ममता बनर्जी को पार्टी बचाने का कभी सोच भी नहीं सामने आए थे। उनके लिए भाईपो ही सब है। और अभी इसलिए सवाल उठता है कि सच में ये भाईपो या भतीजा ही है और दूसरे कोई है। ये सवाल तो यहाँ पर गूंज रहा है। क्यों? क्योंकि ये हिस्ट्री बस ये 4 मई के बाद नहीं चालू हुआ। ये हिस्ट्री चालू हुआ 2013 से, जब ममता बनर्जी ने पहले बार ऑफिशियली अभिषेक बनर्जी को लॉन्च किया था। जब तृणमूल कांग्रेस का यूथ पार्ट जो था, उनका लीडरशिप था शुभेंदु अधिकारी जी के हाथ, और वहां पर अचानक शुभेंदु अधिकारी जी को हटा के वहां पर सौमित्र खां को उसका प्रेसिडेंट बनाया दिया जाता है। और तृणमूल कांग्रेस का यूथ पार्ट के पास साइड तृणमूल कांग्रेस युवा बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता है, जिसको अभिषेक बनर्जी को दिया जाता है। और यही था अभिषेक बनर्जी को पूरा तृणमूल का कमांड देने का प्रस्तुति। उसके बाद हम क्या देखते हैं, 6 महीने बाद वो सौमित्र खान वाला तृणमूल यूथ कांग्रेस और ये अभिषेक बनर्जी वाला तृणमूल युवा, ये दोनों मिक्स हो जाता है। और तब सौमित्र खान वहां पर ऑलरेडी एक बार एमएलए बन चुका है, एक बार एमपी बन चुका है, लेकिन फिर भी उनका लीडरशिप चले जाता है अभिषेक बनर्जी के पास। और उसके बाद धीरे धीरे अभिषेक बनर्जी सब कुछ हो जाता है। और इनके पार्टी का जितना भी लीडर अभी तक पार्टी छोड़े है, वो मुकुल राय हो सकता है, वो ये शुभेंदु अधिकारी हो सकता है। सब लोग ने ही तो बोला था कि ये जो अभिषेक बनर्जी है, हम लोग जब सीपीएम के साथ फाइट कर रहे थे तब कहां थे ये अभिषेक बनर्जी? ये बस संतान के आने के बाद, सत्ता में आने के बाद ये टपकते हुए एक नेता है। और इस नेता को हम राजनीति सिखा सकता है, हमारे साथ कॉलिग बना के लेके जाके सकते हैं, लेकिन ये आके लीडरशिप देंगे। और पार्टी का जितना भी सीनियर लीडर है, वो पार्थो चटर्जी से लेकर सुब्रत बख्शी, सब उसके पैरों के नीचे रहना पड़ेगा, ये हम मान नहीं पा रहे। तो जिसके हिम्मत था वो पहले ही तृणमूल कांग्रेस छोड़ दिया था। अभी भाईपो का औकात 4 तारीख के बाद सबको मालूम हुआ, तो ये शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर बाकी सारे लोगों का बयान सामने आ रहा है। लेकिन देखिए, ये सब होने के बाद भी ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को छोड़ने की हिम्मत नहीं है। पार्टी इसके सारे स्ट्रक्चर तोड़ देने के बाद फिर भी अभिषेक बनर्जी को उन्होंने ममता बनर्जी अपनी पार्टी बचा पाने की स्थिति में क्या वाकई में अब हैं भी दीपांकर जी? क्योंकि जो मैं स्थिति देख रही हूं, विधानसभा में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 54 की मेजोरिटी होनी चाहिए, 64 की तो है, बागी हो चुके हैं 64। इधर आप देखिए, लोकसभा में 28 इनके सांसद हैं, 19 बागी हो चुके हैं। आज एक लेटर पहले सर्कुलेट हो चुका है जनता में, बाकायदा हस्ताक्षर उसमें सांसदों के हैं। रह जाती है बात राज्यसभा की, तो वहां पर 13 सांसद हैं, इनके 4 रिजाइन कर चुके हैं, यानी कि अब वहां पर भी केवल 5 की संख्या और चाहिए। और उसके बाद ना पार्टी का नाम रहेगा ममता बनर्जी के पास, ना उसका सिंबल रहेगा ममता बनर्जी के पास। देखिए, 2029 में, मतलब कि 2029 और 2031 में ये 2 एग्जाम है। पहला एग्जाम 2029 में है, जो लोकसभा इलेक्शन है। उसमें पता चल जाएगा कि मैडम ममता बनर्जी को कितना सीट मिलता है या नहीं मिलता है। देखिए, उनका एज हो गया 71, अभी चल रहा है, तो उसका डेट ऑफ बर्थ के लिए थोड़ा सा डाउट है सभी के मन में और उनके मन में भी। तो 71 ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे कि वो एफिडेविट में दाखिल किए हैं 71। तो 2 साल 3 साल बाद आपका लोकसभा चुनाव है और उसके और 2031 में आपका बंगाल में विधानसभा इलेक्शन है। तो उनका जितना एज हो जाएगी तो उसके बाद उनका जो तकलीफ है, हम लोग जानते हैं, जो ग्राउंड रिपोर्टर है यहाँ का, उनका दर्द बहुत सारे जगह है, एकदम लिटरली उसके शरीर में बहुत सारे जगह दर्द है, इतना तकलीफ है, पेनफुल उनका दिन, केवल पॉलिटिकली पेनफुल नहीं है, उनका तकलीफ फिजिकली भी है।
तो जैसे कि आप बोल रही थी कि यहाँ का जो एमएलएज है, जैसे कि पार्लियामेंट्री वहां पर भी चल रहा है और यहाँ पर भी चल रहा है, दोनों तरफ आग लगे हुए हैं, दिल्ली में भी और कोलकाता में भी। तो उनके साथ कोई भी नहीं है। ममता बनर्जी की स्थिति हो गई है वो उद्धव ठाकरे वाली स्थिति हो गई है कि वो क्या बचाएंगे, कैसे बचाएंगे, और उनके पास अब एक्चुअली में 48 घंटे का ही वक्त बाकी है। एक बड़ी खबर दे दूं, टीएमसी में बगावत को लेकर ये बड़ी जानकारी आ रही है। सोमवार को लोकसभा स्पीकर से मिलने वाले हैं बागी सांसद और स्पीकर के सामने अलग गुट का दावा करने वाले हैं बागी सांसद। काकोली घोष ने यह दावा किया है कि उनके पास 20 सांसदों के समर्थन है। हालांकि आज जो चिट्ठी सामने आई है उसमें 19 सांसदों के ही नाम और सिग्नेचर दिखाई दे रहे हैं। तो ये 20वां सांसद कौन है, इस पर एक सस्पेंस जरूर है। लेकिन बागी गुट का कहना है कि सांसदों की संख्या 20 से भी ज्यादा हो सकती है। अब ये आप समझिए 19 सांसदों के नाम ऑलरेडी आ चुके हैं और उनके हस्ताक्षर हैं। काकोली घोष ये कह रही हैं कि नाम 20 हैं। अब ये 20वां नाम कौन है, और ये कहा जा रहा है कि संख्या 20 से भी ज्यादा हो सकती है। 19 सांसदों में जगदीश बसुनिया ने इंडिया टीवी से बात की है। बसुनिया ने कहा कि जब से अभिषेक बैनर्जी ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ली है तब से चीजें बदल गई हैं। अभिषेक बैनर्जी का बिहेवियर पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ अच्छा नहीं है। पार्टी की मीटिंग में सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। बसुनिया ने कहा कि अभी लोकसभा के 20 सांसद एक साथ एकजुट है और इनमें से भी और लोगों का नाम आगे जुड़ सकता है। देखिए, इसका कारण क्या है ये तो पहले जानना चाहिए। हम इंडिया टीवी के जो मेरे साथ इस वक्त जगदीश बसुनिया जी मौजूद है। जगदीश जी, जो लेटर वायरल भी हो रहा है आप सबके पास है, उसमें आपके सिग्नेचर है? वो सिग्नेचर आप ही के हैं? है, मैंने किया। ये जो लेटर आया सामने, इसमें हम देख रहे हैं कि करीब 19 से 20 सांसदों की बात कही जा रही है। कैसे आप लोग एकजुट हुए कि अब आपको ममता बनर्जी के साथ या टीएमसी अभिषेक बनर्जी के साथ नहीं रहना है? इसका बहुत वजह है। उसका बैकग्राउंड पहले से होता है, क्योंकि जो पिछले 10 साल में पार्टी चल रहा है टीएमसी, पहले 5 साल अच्छा था और 2016 का बाद 2021 इस टाइम में पार्टी का जो ममता बनर्जी को जो ग्रिप वो अभिषेक के हाथ में छोड़ दिया है। और अभिषेक के हाथ में जब पार्टी का लीडरशिप गया था, उस टाइम में अभिषेक बनर्जी एक कॉरपोरेट धास के पार्टी चलाना शुरू किया और उसके साथ में आईपैक भी जोड़ गया। और आईपैक एवं कैमाकेस्टियर था अभिषेक बनर्जी मिलकर पार्टी को सिद्धांत तो क्या होगा, पार्टी को लीडर कौन बनेगा, ये सब कुछ तैयार कैमाकेस्टियर में होता है। तो किसी को साथ इसलिए बातचीत करने के लिए इनको कोई टाइम भी नहीं मिलता है। आप ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने जब से कमान संभाली, एक तरीके से वो जो चलाने लगे टीएमसी को, उनका व्यवहार एकदम खराब था आप लोगों के साथ? बिल्कुल, क्योंकि वो उनका उम्र बहुत कम था और पार्टी में ज्यादा सीनियर लोग हैं, बहुत सीनियर, जो उनका जो फूफा है उनका साथ एक साथ में दल तैयार किया है, जिसका उम्र 70-80 वर्ष भी हो। उनका साथ कैसा व्यवहार करना पड़ेगा ये अभिषेक बनर्जी को मालूम नहीं। ये आपने दीदी से कभी शिकायत नहीं की इसको लेकर? कभी बात नहीं हुई कि भाई आपके भतीजे के का जो व्यवहार है हमारे लिए या दूसरे सांसद नेताओं के लिए, ये तमाम चीजें, इसको लेकर बात हुई कभी दीदी से? तो उन्होंने क्या कहा? ये बात बोलने का मौका ही नहीं मिला। जब मीटिंग बुलाता है उसमें अभिषेक बनर्जी दीदी वो भी जो कुछ बोलता है हमको सुना है और फिर वापस आता है। हमको बोलने का कोई मौका किसी को नहीं मिला, मेरे को नहीं, कोई सांसद का बोलना कोई मौका नहीं मिला। असली टीएमसी आप कह रहे हैं कि आप लोग हैं, अब ममता बनर्जी के पास असली टीएमसी नहीं है? उस संख्या तो यही बोल रहा है, हमारे पास तो 20 सांसद है, उनके पास 8 है। आप लोगों भी इस्तेमाल करेंगे टीएमसी का? अभी तो वो बात देरी है, बाद में। अभी पहले ये जो टीएमसी का जो जोट है इसको मान्यता स्पीकर को देना पड़ेगा और इसका मान्यता देने के बाद दूसरा जो काम है वो काम हम करेंगे।
तो ये जो पहल हुई या सबको जोड़, क्योंकि कई ऐसे नाम थे इसमें, शायनी घोष और कई नाम, यूसुफ पठान या खलील रहमान, इन सब को लेके ये बात चल रही थी शायद वो लोग आप लोगों के साथ ना आए पहले, कैसे? तो किसने ये आप लोगों में सबसे ज्यादा पहल की? क्या काकोली घोष ने ज्यादा इसको आगे बढ़ाया या कुछ और वजह रही? हम सबको एक साथ भी मिलकर ही काम, सब एक साथ मिलकर आलोचना किया, आलोचना करने के बाद एक साथ हुआ, और हम एक साथ होने के बाद हमारा पश्चिम बंगाल का जो सीएम है उनके पास भी बातचीत हुआ, सीएम आया, और हम विजेंद्र सिंह जो बीजेपी के मंत्री है उनका घर गया और सब सिग्नेचर भी किया है उसके। कब तक ये चीजें आगे बढ़ेगी? कब आप लोग मिलने वाले हैं स्पीकर से? स्पीकर के तो हम चिट्ठी दे दिया है, और सोमवार को हम जाएंगे स्पीकर के साथ मिलने के लिए। सोमवार को जाएंगे सभी लोग? सभी लोग। अच्छा दादा, एक बात ये कि अभी जो 3-4 दिन से जो भी चीजें चल रही है पूरी, आप लोगों ने जो गुट बनाया, इस दरमियान दीदी के पक्ष से या ममता दीदी या दूसरे लोगों ने आप लोगों में से किसी से संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, कोई ना अभिषेक बनर्जी ना दीदी किसी को फोन नहीं किया। अगर फोन आता तो? नहीं, फोन किया ही नहीं है, आता तो क्या, फोन किया ही नहीं। आपके जो मुखालिफ या आपके जो खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, टीएमसी के चाहे महुआ मोहित्रा, जो भी लोग इस वक्त आप लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब तक सत्ता में थी टीएमसी, आप लोगों ने खूब अच्छे से राज किया, तमाम चीजें की, अब मुश्किल दिन आए तो संघर्ष के दिनों में आप साथ छोड़कर चले गए। ये महुआ मोहित तो बहुत बार पार्टी के खिलाफ बोला, ममता बनर्जी के खिलाफ बोला, ये तो हम जानते हैं। अभी महुआ मित्र ऐसे बोल रहा है, ऐसा दिन आएगा तो क्या आप देखेंगे जो महुआ मित्र भी इधर आना सकता, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। राजनीति में कोई असंभव नहीं है। एक आखिरी सवाल दादा, ये कि अब चूंकि आप लोग स्पीकर से मिलने वाले हैं सोमवार को, तमाम बातें आपने बताई, क्या ये गुट ही रहेगा या ऐसा भी विचार है मन में आगे चलकर बीजेपी के साथ? अब तो आ ही गए हैं आप, भले ही वो अलग गुट के साथ हो, बीजेपी के साथ ही चले जाएंगे आखिर में, ये विचार मन में है कि भाई इस पार्टी के साथ ही जुड़ जाना है? वो सोचना नहीं है, तो दिन जाएगा, टाइम आएगा, वक्त बताएगा क्या होगा। तो वक्त बताएगा क्या होगा। बसुनिया जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि परेशानी अभिषेक बनर्जी है और अभिषेक बनर्जी का साथ ममता बनर्जी छोड़ नहीं सकती। दत्ता जी, शॉटगन के मन में क्या चल रहा है? क्या कल्याण बनर्जी भी पाला बदल सकते हैं? सवाल ये कि महुआ मोहित्रा क्या कर रही हैं? जी नमस्कार। टीएमसी में इतने सारे कहानी घंटे घंटे में चल रहा है, इसका तो व्याख्यान करना और इसका एक तरह से इंटरप्रिटेशन करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। या इन दिनों में देख रहा था सोशल मीडिया पे एक बहुत प्रसिद्ध गाना चल रहा है ममता दीदी को लेके, मीम लोग बना बना के उसको वायरल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। आमार जाबार समय होलो दाव बिदाय, ये काजी नजरुल का एक मशहूर नजरुल गीती है। तो ये गाना चल रहा है, इसी से दर्शाता है कि टीएमसी का हालत क्या है। ऐसा कौन सा गोपनीय राज है जिसके चलते आप भाईपो को तिलांजलि नहीं दे पा रहे हो और अभिषेक बनर्जी को दरकिनार नहीं कर पा रहे हो? दूसरा कोई जुझारू नेता अगर होता किसी भी दूसरे पार्टी पे, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर बीजेपी में या फिर जेडीयू वगैरह में इस तरह की हालत अगर होती तो अब तक शायद अभिषेक बनर्जी एक्सपेल हो चुका होता। तो राज क्या है ये तो ममता दीदी खुद ही बता पाएगी कि आखिर किस वजह से इतना प्रोटेक्शन दे रही है और जिसके चलते एकदम बिल्कुल तैयार हो गए कि पार्टी का तिलांजलि हो जाए और एकदम लेकिन अभिषेक बनर्जी को लेकर दत्ता जी आज तक तो कभी नहीं बोला था, ना कभी शत्रुघ्न सिन्हा ने बोला था, ना कभी कल्याण बनर्जी ने बोला था। अब ये दोनों भी बोल रहे हैं, इसलिए मुझे सवाल पूछना पड़ रहा है कि ये दोनों भी अभी हैं या इनका भी गुड बाय होने जा रहा है? बिल्कुल आप ही के बात पे आ रहा हूं। आप शत्रुघ्न सिन्हा जी ने दो बातें महत्वपूर्ण कहा है। एक तो कहा है कि मेरे नेत्री जो है वो ममता बनर्जी है, अभिषेक बनर्जी जूनियर कॉलीग है, वो मेरा नेत्री नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे सा और मेरा काफी करीब का मित्र यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में कहा कि मेरे प्यारे से मित्र हैं, मेरे बंधु हैं। तो कहीं ना कहीं पे बहुत कुछ दर्शाता है ये बयान। और मैं तो ये भी आज हैरान हो गया था सुबह सुबह सुन के मीडिया के माध्यम से
बंगाल के स्थानीय मीडिया के माध्यम से इस तरह की भी रिपोर्ट्स आई है शॉटगन को लेके या फिर शत्रुघ्न सिन्हा जी को लेके कि वो शायद गाड़ी लेके भाजपा की किसी बड़े नेता से मिलने के लिए जा रहे थे। बीच रास्ते पे शायद कीर्ति आजाद आ गए और कीर्ति आजाद जी आके फिर उनको रोक दिया। तो ये कितना सच है कितना सच नहीं है ये कहना मुश्किल है, पर स्थानीय मीडिया पे ऐसा तो नहीं घोष डाला कि ये बॉल भी बाउंड्री पार जाने वाली थी, कीर्ति आजाद ने बीच में रोक लिया। अब तक मेरी आवाज पहुंची शुद्धशील घोष जी? बाउंड्री पार जाती बॉल को कीर्ति आजाद ने रोक दिया, ऐसा कह रहे हैं दत्ता जी। प्राची जी, मैं 3 दिन पहले ही आपका शो में ही बोला था कि जो नंबर है हमारे पास जो हिसाब है वो नंबर 23 है। ये दीदी और अभिषेक को थोड़ा वो पूंछ पे खिलाने वाला जो बात है ना, ये चल रहा है 1920 दे के नंबर 23 तक पहुंच गया है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग बाउंड्री में है। देखिए, इन लोगों के पास अभी बहुत सारे संकट खड़े हुए हैं और इन लोगों को वो संकट से बचना है। ये लोग कोई देश के बाद नहीं सोच रहे, ये लोग जनगण के बाद नहीं सोच रहे। क्या क्या संकट है? नंबर 1, यहाँ पर तो अंडे टमाटो शो चालू हो गया, कभी भी किसी को भी वो ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो ये लोग इतने दिन ऐसी घर में बैठ के जो राजनीति किया है, वहां पर अंडे टोमेटो ट्रीटमेंट चालू होगा तो इसका तो मेकअप खराब हो जाएगा, उसका टेंशन है। दूसरी बात इनका है कि भाई इसका अगले दिन इसका राजनीतिक क्या समीकरण रहेगा, क्या अस्तित्व रहेगा। इतने दिन तृणमूल था तो उनका वोट चोरी का फॉर्मूला इन लोगों से जा रहा था, अभी तो जनता जनार्दन वोट देंगे। और यहाँ पर भाजपा एक बार आ गया है तो अगले 15-20 साल तक तो भाजपा यहाँ से जाने वाला नहीं है। तो कैसे भी भाजपा में नहीं एंट्री लेंगे तो हमारा क्या हाल हो जाएगा। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अरेस्ट बहुत हो रहा है। ये लोग इतना करप्शन किया है, इतना यहाँ पर लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, सारे फाइल ओपन हो रहा है। तो अगले दिन तो इनको जेल में सराहना पड़ेगा। तो उससे बचना है तो एनडीए को सपोर्ट करने का ढंग करना पड़ेगा। तो ये इसलिए बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर आ गया है और जिन लोगों को चांस नहीं मिल रहा है वो लोग बाउंड्री वॉल में खड़ा है। मैं ये बसुनिया साहब का बात सुन रहा था, ये क्या बोल रहा था कि पिछले 10 साल से कुछ ठीक नहीं था। अभिषेक बनर्जी और आईपैक मिलके सब कुछ नेता, पोस्ट, टिकट सब कुछ ठीक करते थे। चलो बसुनिया साहब 100% सही बोल रहा है, लेकिन एक बात तो पूछना है, ये बसुनिया साहब एमएलए था सिताई का, उसके बाद ये बसुनिया साहब को 2024 में लोकसभा का टिकट दिया गया और वो जब लोकसभा का एमपी बन जाता है तो उनके बीवी को सिताई से फिर उपचुनाव में टिकट दिया जाता है। 2026 में भी उनको बीवी को टिकट दिया जाता है। तो ये तो पिछले 10 साल का ही कहानी है। तो ये पिछले 10 साल से ये अभिषेक और आईपैक ही सब कुछ कर रहा था, तो बसुनिया साहब को कैसे ये सब मिल गया? क्या बसुनिया साहब ने ये आईपैक और अभिषेक को पैसा दिया था इसलिए उनको मिला था? और नहीं तो ये आईपैक और अभिषेक के साथ मिले हुए थे, जैसे वो लोग चलाते थे। बसुनिया साहब उनका टट्टू था, इसलिए अभी उनको सब कुछ मिल गया है। अभी अभिषेक से नहीं मिलना है, अभिषेक को जेल जाना है। वेरी फेयर पॉइंट सर, लेकिन फिर क्वेश्चन तो ये भी है ना कि ये जैसे आपने कहा कि जिन्हें मौका नहीं मिल रहा है वो अभी फेंस पे खड़े हैं, तो क्या महुआ मोइत्रा भी इस वक्त फेंस पर है? क्या कल्याण बनर्जी फेंस पर हैं? आजी जी, बंगाली में एक अच्छे कहानी चलता है कि चलो आपके घर में 5 दोस्त आ गए, लेकिन उस 5 दोस्त से एक दोस्त को आपको पसंद नहीं है, तो आपने क्या किया, एक प्लेट में 4 रसगुल्ले दिए कि 5th को नहीं मिलना चाहिए। तो जो 5th को नहीं मिलने वाला है, जिसको मालूम है आप जिसको पसंद नहीं करते हो, वो देखोगे रसगुल्ला का सबसे ज्यादा बुराई करेंगे कि भाई रसगुल्ला खाओगे तो आपका शुगर हो जाएगा, आपका टेंशन बढ़ जाएगा, ये तो मोदी जी का चक्रांत है। और जब उसके मुंह में वो रसगुल्ला ठूस देंगे ना, सबसे पहले रसगुल्ला वही हजम कर लेंगे। तो ये महुआ मोइत्रा बोलो, कल्याण बनर्जी बोलो, सभी वही रसगुल्ला खाने वाला लोग है। जिसको रसगुल्ला नहीं मिल रहा है इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि इतने दिन मोदी जी को गाली दिया है, अभी वहां पर जाना है। जब इन लोगों को वो बागी ब्लॉक में लिया जाएगा ना, सबसे पहले उछाल कूद के ये लोग आ जाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि अब ये जो एक तो 20वां नाम मंडल जी जो बोला जा रहा है कि एक 20वां सांसद और है, अभी ये कौन है ये नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरी बात ये भी कि ये जो इस वक्त जो क्षत्रपों की यानी कि जितने रीजनल पार्टीज की स्थिति हो रही है, फिर उसमें चाहे आप टीएमसी की बात करें, एनसीपी शरद पवार की पार्टी की बात करें, आप इधर आरजेडी की बात करें, ये तमाम वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो धीरे धीरे करके कमजोर होती जा रही हैं और कांग्रेस का कुनबा बढ़ा सकती हैं, ऐसी परिस्थिति बन सकती है। तो पहले तो इसे टीएमसी के ही हम नजरिए से देख लें कि क्या आने वाले दिनों में ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में विलय कर सकती हैं।
अच्छा जी, चांस तो इसका बहुत ही ज्यादा है। मेरा क्योंकि सवाल देखिए, मंडल जी से था जी। अच्छा अच्छा, सॉरी दीपंकर दा, मेरी आवाज Okay. शायद उन तक नहीं पहुंच रही। मेरा सवाल आपसे ये था कि आने वाले दिनों में टीएमसी कांग्रेस के साथ चली जाएगी या टीएमसी छोड़ दीजिए, अब तो टीएमसी ममता बनर्जी के पास भी रहेगी या नहीं रहेगी, उसी को लेकर शंका है। ममता बनर्जी क्या बचे कुचे सांसद और विधायक के साथ क्या कांग्रेस पार्टी में विलय कर सकती हैं? एक्चुअली देखिए प्राची जी, आई हम एम थोड़ा मीनाक्षी, सॉरी आई एम मीनाक्षी। सॉरी मीनाक्षी जी, सॉरी। तो ऐसे आप सभी के हाथ में इंटरनेट है, फोन है, स्मार्टफोन है, आप देख लीजिए कि अंडा का भाव कितना चल रहा है होलसेल मार्केट में और लोकल मार्केट में। आप देख लीजिए कि कोलकाता और जब पश्चिम बंगाल के जितने शहर है वहां पर अंडे का भाव बहुत ज्यादा है, और जो खराब हो गया जो अंडा उसका भी भाव अभी चल रहा है, बिक रहा है। तो एक्चुअली पहले बात पूरा हिंदुस्तान को समझ लेना चाहिए, और नोएडा में आप लोग बैठे आप लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि जो अंडा का डर है, अभी जो डर का माहौल है, अंडा का डर है सभी में है। मतलब कि जो लोग मैं तो TMC में सोच रही है, थी सर, सभी में बीजेपी वो के डर है। कानून वाला डर तो नहीं है, ईडी सीबीआई वाला सीआईडी वाला डर तो नहीं है? एक्चुअली वो तो है मैम, लेकिन वो लोग जब निकलेगा घर से, जैसे कि पहले अब जेड प्लस सिक्योरिटी था अभिषेक बनर्जी का, जिसको भाईपो नाम से आप जानते हैं, कोयला भाईपो, सोना भाईपो, जो कुछ भी विशेषण लग जाते हैं उसके पहले, तो सभी का जो सिक्योरिटीज है वो हटा लिया गया है, क्योंकि वो कानून के मुताबिक नहीं था। तो शुभेंदु जी 9 तारीख को जब भी शपथ लिए थे, तो उसके बाद ही वो चार्ज लेने के बाद भी ऐसा हो गया, सब कानून का हो गया। और उसके बाद जो हुआ है, जो काउंसिलर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर एकदम पूरा ऊपर तक टीएमसी लोगों के ऊपर जितने अंडा बरसा रहा है इधर बंगाल में, तो उसके डर से आप देख लीजिएगा, कोई बोल रहा है कि आप ही मेरे आखिरी इश्क हो, मतलब कि ममता बनर्जी उनके आखिरी इश्क है। कोई बोल रहा है कि आइदर और मैं या भाईपो ऐसे। लेकिन मंडल सर, सम लव्स आर फेटल, तो ऐसा ना हो कि आखिरी इश्क ये जो है फेटल लव हो जाए। 4 नाम चलिए बता दीजिए जल्दी से, 4 नाम, लेकिन सर बताइए ना दीपांकर जी। आप जो मैं अपना क्वेश्चन पहले रिपीट कर लूं, मुझे वो 4 नाम ढूंढने हैं सर। इन 19 के बाद ये 4 नाम और कौन हैं जो बागी हो सकते हैं? आपके नजरिए में संभावना किसकी है? मीनाक्षी जी, मुझे बस निकलना है, मैं 10 सेकंड लेता हूँ, दीपंकर दा का बात मैं ही खत्म कर देता हूँ। अच्छा जी, ये ठीक 4 नाम कौन है ये ढूंढना बहुत आसान है। ये नाम में से अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं रहेगा, ये आप निश्चिंत हो जाइए, बाकी कोई भी हो सकता है। ओके ठीक अगर है। ऐसे नहीं होता तो अभिषेक बनर्जी कल्याण बनर्जी को अपना केस से नहीं हटाता था, क्योंकि वहां पर ट्रस्ट फैक्टर आ गया है। कौन कहां से कैसे भाईपो के ऊपर अभी बदला ले लेंगे, जो इतने दिनों से उन्होंने नौकर चाकर के तरफ इन लोगों के साथ व्यवहार किया है, उसका पूरा सूद समेत वापस जा रहा है। तो इस नामों में से अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको नहीं लेंगे ये ब्लॉक, बाकी कोई भी नाम हो सकता है, आप निश्चिंत रहिए। दीपांकर जी, आपको कुछ ऐड करना मैं है? इजाजत चाहूंगा, मुझे और एक सुबह मुझे निकलना है। ठीक, थैंक यू दीपांकर जी। दत्ता जी, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा आज पश्चिम बंगाल की हमने की। पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी टुकड़े टुकड़े गैंग हो चुकी है, लेकिन बात अगर हम करें युद्ध की, ये महायुद्ध ये कब खत्म होगा, यहाँ पर कब शांति का बिगुल बचेगा, ये कहना मुश्किल है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हर 5 घंटे में अपना स्टैंड बदल रहे हैं। पहले उन्होंने ईरान पर बहुत बड़ी स्ट्राइक करने का ऐलान किया, लेकिन उसके 5 घंटे के बाद ही उनके तेवर बदल गए। अमेरिकी सेना ईरान पर नए हमले शुरू करने से करीब 3 घंटे दूर थी, तभी ट्रंप ने कार्रवाई रोकने का आदेश दे दिया। अब ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध खत्म कर दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ट्रंप के मुताबिक मुस्तफा खामेनेई ने नई डील को मंजूरी दे दी है और शांति समझौते पर इसी वीक यूरोप में साइन हो सकता है, लेकिन ईरान ने डील को लेकर हामी भी नहीं भरी। डील पर सस्पेंस बना हुआ है, यानी पूरा कंफ्यूजन है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमेरिका से सीनियर जर्नलिस्ट अहमद मुफ्ती खान, सऊदी अरब से जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट आसिफ रमीज दाऊदी, दुबई से जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कार्तिक गौर और ईरान से मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट नजर अब्बास रिजवी के अलावा भारत से डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल ए के सिवाज जुड़ेंगे। एक एक बिंदु पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आप देख लें वॉर पर यह अपडेट।
ईरान पर हार्ड हिट की धमकी, फिर ट्रंप की पलटी। ट्रंप का बैटल फ्रंट, पल पल यू टर्न। डील का ट्रंप कार्ड, मैदानी जंग में ईरान। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध का फाइनल राउंड शुरू हुआ है या फिर ईरान अमेरिका के बीच डील होने वाली है, इसे लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका अब ईरान पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जल्द ही डील होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ये बातचीत ईरान के टॉप लीडरशिप के साथ हो रही है और डील की मंजूरी मिल गई है, इसीलिए ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी रद्द कर दी गई। Just had a big day. I know you'll never be satisfied, but that's okay. That doesn't bother me at all. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it. And I think a lot of good relationships. इससे 5 घंटे पहले ट्रंप ने ईरान को सीधे हमले की धमकी दी। ट्रंप ने कहा था कि आज रात तेहरान पर जबरदस्त हमले करेंगे। उससे तेल और गैस मार्केट पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में किया था। लेकिन इस ऐलान के चंद घंटे बाद वो पलट गए। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवाजी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे कर रही हूं कि अगर ईरान किसी डील के लिए राजी ही नहीं है, मुस्तफा खामेनी अगर राजी ही नहीं है, तो अमेरिका ये कैसे कह सकता है कि डील बस होने वाली है? और ये जो ट्रंप अपना स्टैंड बार बार बदल रहे हैं, ये क्या पॉस्चरिंग है? एब्सोल्युटली मीनाक्षी, ये सच्चाई है कि अमेरिका कभी भी दोबारा युद्ध नहीं करना चाहता। अगर आप देखें राउंड 1 में कहीं ना कहीं ईरान की ज्यादा बढ़ोतरी थी, तो इसलिए जो डोनाल्ड ट्रंप के आप देखें पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है अमेरिका के अंदर। उनकी अप्रूवल रेटिंग लोएस्ट है। मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, उसके बाद आप देखें जुलाई में 250 साल का जो इंडिपेंडेंस वो सेलिब्रेट करना है। और उनको मालूम है कि अभी भी ईरान की स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। और इसीलिए ये जो भी कुछ कर रहे थे, पोस्टरिंग थी, प्रेशर टैक्टिक्स थी कि खर्क आइलैंड पे हमला कर देंगे, हम तेहरान पे हमला कर देंगे, ये एक पोस्टरिंग थी। और मुझे लगता है बातचीत होके बैक चैनल डिप्लोमेसी से काफी नजदीक पहुंच गई थी। और अब बात है कि हाँ वाकई मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में ये कहीं ना कहीं डील जो है यूरोप के अंदर साइन होगी। और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं, हाँ ये मैं मानता हूं, पहले भी उन्होंने बोला, फिर उसके बाद कई बार वो बात बनी नहीं। मगर इस बात कह रहे हैं कि बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए डील साइन होने की नौबत आ रही है, इसके नजदीक पहुंच गए हैं। लेकिन रिजवी जी, क्या ईरान उन शर्तों पर राजी हो पा रहा है जो यूएस उनके ऊपर डाल रहा है, चाहे वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर हो, चाहे उनके मिसाइल प्रोग्राम को लेकर हो? देखिए, ये जो ट्रंप का स्टैंड है, सीएनएन ने खुद अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि पिछले 2 महीनों में 35 बार के तकरीबन उन्होंने कहा था कि डील हो गई है, डील हो गई है। ये एक तरफा प्यार है ट्रंप का, जिसको वो शोर मचाते रहते हैं। इस तरह की कोई भी बात नहीं है। ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है
कि डील अगर होनी है, किसी भी तरह की अगर निगोशिएशन होनी है, तो वो ईरान की शर्तों पे होनी है। ईरान ने शुरू में जो 10 शर्तें दी थी उसको अगर अमेरिका मानता है तो ये डील होने वाली है। लेकिन ये वाली बात कि न्यूक्लियर इन्रिचमेंट खत्म कर देंगे या बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम खत्म कर देंगे या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को वापस पलटा देंगे 27 फरवरी की स्टेट पे, इस तरह की किसी भी शर्त को ईरान नहीं मानने वाला है। लेकिन क्योंकि ट्रंप का रवैया वो है शोर मचाते रहो, मीडिया में बयान देते रहो, उल्टी सीधी बातें करते रहो, तो ये उसी के सिलसिले में उसी का कॉन्टिन्यूएशन है। एक जोकर की शख्सियत ट्रंप की बन चुकी है पूरी दुनिया में। कोई भी उनको सीरियस नहीं ले रहा, ना इंटरनेशनल मीडिया, ना दूसरे मुल्क उनको सीरियस ले, ना उनकी खुद की पब्लिक उनको सीरियस ले रही है। तो ट्रंप का ये खेल तमाशा चलता रहेगा। जैसा कि अभी सर ने कहा कि इंटरनल प्रेशर इतना ज्यादा है, चाहे वो वर्ल्ड कप की वजह से, चाहे वो 200 साल जो उनके पूरे हो रहे हैं उसकी वजह से, चाहे वो नवंबर के इलेक्शन की वजह से, ट्रंप का पॉलिटिकल करियर क्योंकि जंग को खत्म करने में है। अगर ये जंग चलती रही, खिंचती रही, तो ट्रंप उसी तरीके से अपना पॉलिटिकल करियर खत्म होगा जैसे 1979 में जिमी कार्टर का खत्म हुआ था। तो अपने आप को उसी स्टेट में ट्रंप देख रहे हैं, तो बार बार शोर मचा रहे हैं कि डील हो गई है। अहमद मुफ्ती खान जी, मैं 4 इंस्टेंसेस ऐसे आपके सामने रख रही हूँ, दर्शकों के सामने रख रही हूँ, जब डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा उससे उन्होंने पलटी मार ली, और ये 4 बड़े इंस्टेंसेस हैं। तो वैसे बहुत लंबी फहरिस्त है जो तकरीबन 40 के करीब आ चुकी है। लेकिन जब अप्रैल 2026 में सीज फायर हुआ, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ईरान से डील फाइनल स्टेज में है। ये मैं अप्रैल की बात बता रही हूं, अभी हम जून में हैं। और उसके 48 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने कह दिया कि यूएस ने ईरान के एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम 48 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका ने वहां पर अटैक कर दिया। फिर आप देखिए जून 10, ईरान को बस पेपर साइन करना है, न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए ईरान को, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद ही उसी शाम अमेरिका ईरान पर फिर से सख्ती से हमला करने की बात करने लगता है। तो ये तो केवल 2 इंस्टेंसेस मैंने रखे, एक बीती रात का है। डोनाल्ड ट्रंप आखिर कर क्या रहे हैं? अगर ये प्रेशर टैक्टिक्स है भी, तो जो नॉन नेगोशिएबल है ईरान के लिए, उस पर क्या ईरान नेगोशिएट करेगा? क्या अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद कर देगा? आपका शुक्रिया, नमस्कार। देखें, अमेरिका जो है यहाँ पे जो माहिरीन हैं उनका ख्याल ये है कि अमेरिका स्ट्रेटेजिक जवाल का शिकार है। इस जंग ने अमेरिका की जो फौजी ताकत की कुली है उसको खोल दिया है। ये इस जंग से साबित हो गया है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल किया हुआ है और अमेरिका की इतनी बड़ी ताकत इस चीज में नाकाम रही है कि ईरान के कंट्रोल को वहां से खत्म करा सके। और ये इस बात को साबित करता है कि एक सुपर पावर एक साबित कदम छोटे इलाकाई खिलाड़ी जैसे कि ईरान है, इसको कोई काम जबरदस्ती नहीं करा सकता है। ये आज जो है मल्टी पोलरिटी का एज आ गया है। आज चीन भी, रूस भी, ईरान भी, सभी अमेरिका को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं और अमेरिका को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं और अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा है। देखिए, ट्रंप साहब की जो बात है, जैसे आपने कहा, हर 5 घंटे बाद इनके ट्रूथ पोस्ट को देखेंगे तो आपको हंसी आएगा कि ये किस किस्म का ड्रामाई लीडर है। आप देखें कि ये अभी उनके इस तरीके के बयानों की वजह से ही ये ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है और ये उनका तमाम देशों के साथ हो रहा है और केवल ईरान के साथ तो उनका हमेशा से है, लेकिन बाकी देशों के साथ भी हो रहा है। मेरा सवाल दाऊदी जी आपसे ये है कि इसमें सऊदी अरब का रोल क्या होने जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब भी अब फाइनल सेटलमेंट चाह रहा है, उनको भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी जी, आपको मैं ये बताऊं कि जहां तक रोल सऊदी अरब का है या इस पूरे जंग में जो अभी तक रोल दिखा, जो मीडिया रिपोर्ट्स आप पढ़ती होंगी, हम सब उसको समझ रहे हैं। शुरू से एक ही रोल रहा है कि कैसे इस इलाके में जो एक विजन को लेके सऊदी अरब चला, अभी आप 2030 विजन देख रही हैं, यहाँ के प्रोग्रेसेस को देख रही हैं, किस तरीके से पूरी दुनिया यहाँ पे टूरिज्म हो, चाहे डिफेंस हो, एजुकेशन हो, सारी दुनिया इधर बिजनेस के लिए आ रही है। रियाद एक हब बनता है या बहुत तरक्की के रास्ते पे चल रही इस विजन की वजह से। और आपने देखा होगा कि इस जंग के दरमियान भी एक ही स्टैंड रहा कि कैसे रीजनल ये जो पीस और सिक्योरिटी बनी रहे और इसका एस्केलेशन नहीं हो, डी एस्केलेशन हो। और यही वजह थी कि
सऊदी अरब एक सक्षम होने के बावजूद भी, कैपेबिलिटीज रहने के बावजूद भी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया, लेकिन एक सब्र और पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हुए एक ही विजन पे चले कि हम किसी भी तरीके से उस चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे दुनिया में डिस्ट्रक्शन हो। आप ऑयल एनर्जी में भी जानती हैं कि सऊदी अरब में कितनी सलाहियत है, पूरी दुनिया पे उसका असर आएगा। अगर आज की तारीख में जंग खत्म हो जाती है, आज 12 तारीख को यदि जंग खत्म होने का ऐलान हो जाता है, तब भी आज की 12 तारीख से अगले साल की 12 तारीख तक का 1 साल का वक्त लगेगा जहां जहां नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होने में। मैं केवल ऑयल फील्ड्स की बात कर रही हूं। और उसके बाद जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है जिन जिन देशों का, वहां की तो रिकवरी अभी और एक बड़ी यात्रा है जो तय करनी होगी। इसलिए कार्तिक गौर जी, आपका इसमें क्या स्टैंड है? फिर आप भी इसमें अपना इनपुट दें कि ये तो हम समझ पा रहे हैं कि अमेरिका इस जंग को और लंबी नहीं खींचना चाहता, ना ही ईरान ये चाहता है इस जंग को और लंबी खींचे, लेकिन जब तक नेगोशिएशन टेबल पर दोनों का पलड़ा बराबरी पर नहीं आएगा, किसी एक देश का भी अगर अपर हैंड रहेगा तो ये डील नहीं हो पाएगी। और यूएस अभी वही करने की कोशिश कर रहा है। नमस्ते सारे को पैनलिस्ट को, नमस्ते एज वेल। देखिए, ये जो अभी सिचुएशन है ना, उसमें इट इज कि सर्टन चीजें नॉन नेगोशिएबल है दोनों पार्टी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर यूएस का या जीसीसी का अगर आप एक पक्ष देखें तो उनके लिए 2 मेजर मुद्दे हैं। एक कि भाई ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, जो भी एनरिच्ड यूरेनियम भी है वो उनको वापस देना पड़ेगा, दैट इज वेरी क्लियर। सेकेंडली, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा, एंड ईरान कैन नॉट बी कंट्रोलिंग दैट, तो वो भी एक चीज बहुत क्लियर है। ईरान के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो ईरान के लिए भी 2 मेजर चीजें होगी कि भैया ये हमको गारंटी होनी चाहिए कि भैया अभी एक अगर पीस डील होती है तो दैट विल स्टे, एंड ऐसा ना हो कि भाई 3 महीने 6 महीने के बाद वापस शुरू हो। सेकेंडली कि भैया हमारे पैसे का क्या होगा, बिकॉज वी हैव हैड ह्यूज लॉसेस, तो उसका क्या होगा, तो दैट हैज टू बी क्लियरली डिफाइंड। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन अभी जो है ना वो थोड़ी बहुत ईगो के इश्यूज हैं। एंड डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैं एक चीज कहूंगा ऑन ए लाइटर नोट कि वो ना दिल में आते हैं ना समझ में आते हैं। मैं कई बार कहता हूं कि भाई ये जो आर्ट ऑफ डिफ्लेक्शन व्हाट ही सेज, हम इंडिया की भाषा में कहे तो वो लेफ्ट का इंडिकेटर देके कब राइट टर्न मारेंगे कोई गारंटी नहीं है, तो हमको उतना हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। बट यस, यू नो, आई समहाउ फील के नेट क्योंकि अभी राइट मीडिएटर्स इन्वॉल्व है, तो आई सी अ ग्रीन लाइट कमिंग वेरी सुन, क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन अब जिनेवा की बात हो रही है, डिस्कशंस बाहर होने की बात हो रही है, तो आई थिंक राइट मीडिएटर्स आर इन्वॉल्व्ड, द कतरीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, आई एम श्योर अदर कंट्रीज फ्रॉम जीसीसी आर कॉन्टेक्स्ट में ये समझना चाह रही हूं सिवाज सर, ये हॉर्मुज कब खुलेगा, ये तेल का संकट कब खत्म होगा, ये बेजा भारतीयों की जो जाने जा रही हैं बेवजह, ना हम जंग में है ना हम युद्ध में है, ये कब खत्म होगा? हाँ बिल्कुल मीनाक्षी, पूरा वर्ल्ड यही कह रहा है कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा, क्योंकि वर्ल्ड की इकोनॉमी डगमगा गई और जिसमें डेवलपिंग कंट्री ग्लोबल साउथ के हैं उनको बहुत बड़ी मार पड़ी है। 20% ऑयल जाता है, 30% गैस और एलएनजी जाती है। तो एक बात तो माननी पड़ेगी, क्यों ईरान भी इस डील को मानने को तैयार है। जो 2 पॉइंट मेरे को पैनलिस्ट ने बनाए उसके अलावा कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर उसने बंद किया ईरान ने, तो उसके ऊपर भी तो नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने लगा दिया है, जिससे उसका भी ऑयल जा नहीं पा रहा है। और सच्चाई है खर्ग आइलैंड पे 90% ऑयल जाता है, वहां पर इसकी जो स्टोरेज कैपेबिलिटी तो फुल हो गई है। अब इनके ड्रिलिंग मशीन बंद हो गए, तो इसका मतलब उसको भी पिंच हो रहा है। अगर आप देखें, ईरान भी नहीं चाहता ये युद्ध लंबा चले, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी डगमगा दी है, ईरान के अंदर डिससैटिस्फैक्शन, मिस गवर्नेंस, अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत ज्यादा है, तो वो भी चाहता है। हाँ, आपने बहुत अच्छा बोला और को पैनलिस्ट ने भी कि कहीं ना कहीं ईगो है। 2 रेड लाइन जो है अमेरिका की हैं, 2 रेड लाइन ईरान की हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग होगी, और मैं ये बार बार बता रहा था कि ये पोस्टरिंग है, कभी भी वो खर्क आइलैंड पे हमला नहीं करेंगे, कभी भी वो दोबारा तेहरान पे नहीं करेंगे। पिछली दफा भी जब हमला हुआ इजराइल की तरफ से, तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड तो इजराइल के एंटी ही था। लेकिन समस्या ये है ना कि जो अभी उन्होंने कहा कि ना दिल में आते हैं ना समझ में आते हैं, वो वाली स्थिति है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। वो कब क्या कर जाए, कहां गुजर जाए, वो ये कहना बड़ा मुश्किल है। आज इस चर्चा को हम इसी नोट पर विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।